प्रकृति प्रेम संस्थान में आपका स्वागत है। द डीप डाइव के आज के इस खास सेशन में हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा की। नमस्कार। और आज का हमारा फोकस उन सभी भावी शिक्षकों पर है जो तैयारी के बिल्कुल आखिरी दौर में है। हाँ, और लक्ष्य एकदम साफ है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का एक तेज लेकिन बहुत गहरा रिवीजन। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सीडीपी सिर्फ कुछ सिद्धांत रटने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक शिक्षक के तौर पर बच्चे के मन को, उसकी दुनिया को समझने का एक तरह से विज्ञान है। और ये स्कोरिंग भी तो जबरदस्त है ना। मतलब वो सेक्शन है जहाँ थोड़ी सी सही समझ आपको 30 में से 30 नंबर दिला सकती है आसानी से। हाँ, और परीक्षा नजदीक है, समय बहुत कीमती है। तो आज की ये बातचीत एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह है, जहाँ कम से कम समय में सभी जरूरी टॉपिक्स को एक साथ दोहराया जा सकता है। परीक्षा पास करने में मदद करेगी, बल्कि एक बेहतर शिक्षक बनने की नींव भी रखेगी। तो चलिए शुरू करें। ये कहानी है एक बिल्ली, एक बक्से और उस राज की जो हम सबके सीखने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है मानो। और मानो जो कि एक बिल्ली है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं है, बल्कि ये कोशिश करने, गलती करने और आखिरकार इनाम पाने की कहानी है। तो ये है मानो, और जैसा कि दिख रहा है उसे भूख भी जोरों की लगी है। सामने एक बड़ी लजीज मछली रखी है, लेकिन मानो और मछली के बीच में कुछ तो है, और सवाल यही है, वो क्या है? यही से हमारी कहानी शुरू होती है। एक मकसद जो कि मछली है, और एक रुकावट। अब इस कहानी में एक और किरदार है मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने मानो को इस खास बक्से में बंद कर दिया है। अब देखिए, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अंदर लगा हुआ एक लीवर दबाना। और वो जो बाहर रखी मछली है ना, उसकी खुशबू, उसे हम उद्दीपन या स्टिमुलस कह सकते हैं। यही वो चीज है जो मानो को बाहर निकलने के लिए उकसा रही है। अंदर बंद होकर मानो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये दरवाजा खुलेगा कैसे, तो वो बस वही करती है जो कोई भी ऐसी हालत में करेगा, मतलब हर मुमकिन कोशिश। पिंजरे को खरोचना, उसे काटने की कोशिश करना, इधर उधर भागना। इसी को कहते हैं प्रयास और त्रुटि या ट्रायल एंड एरर। वो सोच नहीं रही, बस कोशिश कर रही है। और फिर अचानक खट! इन्हीं सब ऊट-पटांग कोशिशों के बीच मानो का पंजा गलती से उस लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। मानो को उसका इनाम यानी वो मछली मिल जाती है। ये एक एक्सीडेंटल सक्सेस है, लेकिन सीखने की पूरी प्रक्रिया का ये सबसे जरूरी पल है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाती हैं। थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया। पहले दिन का रास्ता देखिए, कितना घुमावदार, कितना उलझा हुआ है। ये है ट्रायल एंड एरर। लेकिन 10वें दिन तक रास्ता एकदम सीधा है। मानो ने सीख लिया था कि सीधे लीवर दबाने से ही दरवाजा खुलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मानो की कहानी तो बड़ी मजेदार थी, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर सिद्धांत की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। इस थ्योरी को थॉर्नडाइक ने नाम दिया संबंधवाद या कनेक्शनिज्म। उनका मानना था कि सीखना असल में दो चीजों के बीच एक मजबूत कनेक्शन या बॉन्ड बनाना ही है। इस केस में उद्दीपन यानी एस था वो पजल बॉक्स, और प्रतिक्रिया यानी आर थी लीवर दबाना। जैसे ही इन दोनों के बीच का बॉन्ड मजबूत हो गया, समझ लीजिए लर्निंग पूरी हो गई। अच्छा, तो ये कनेक्शन बनता कैसे है? इसे समझने के लिए थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 खास नियम दिए। और मजे की बात यह है कि ये नियम सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, हम इंसानों पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। चलिए इन सुनहरे नियमों को एक एक करके देखते हैं। ये हैं वो 3 चाबियां जो सीखने का ताला खोलती हैं। पहली है तत्परता, दूसरी है अभ्यास और तीसरी है प्रभाव। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली चाबी से। पहला नियम है तत्परता का नियम, और इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसे सिखाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर मानू का पेट भरा होता, उसे भूख न लगी होती, तो क्या वो बाहर निकलने की इतनी मेहनत करती? शायद नहीं। तो सीखने के लिए पहले दिमागी और शारीरिक तौर पर तैयार होना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। ये तो हम सबने सुना ही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में वो एसआर बॉन्ड मजबूत होता जाता है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे वजन उठाने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और हाँ, अगर अभ्यास करना छोड़ दें तो वो बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और हम चीजें भूलने लगते हैं। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, प्रभाव का नियम। सोचिए, मानो ने लीवर दोबारा क्यों दबाया? क्योंकि उसका नतीजा अच्छा था, उसे अपनी पसंदीदा मछली मिली। अगर लीवर दबाने पर उससे हल्का सा करंट लगता तो क्या वो उसे दोबारा छूती? कभी नहीं। सीधी सी बात है, अच्छा नतीजा किसी भी काम को दोहराने के लिए मजबूत करता है और बुरा नतीजा उसे करने से रोकता है। तो देखिए, तीनों नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। मानो भूखी थी, ये थी तत्परता, उसने बार बार कोशिश की, ये था अभ्यास, और अच्छा नतीजा मिलने पर ये था प्रभाव, उसने सही तरीका सीख लिया। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन क्या ये आज भी काम का है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि थॉर्नडाइक के ये विचार पजल बॉक्स से निकलकर हमारी असल जिंदगी, हमारे स्कूल और कॉलेज में कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। थॉर्नडाइक का सीखना एक्टिव यानी सक्रिय है। मतलब मानो ने इनाम पाने के लिए जानबूझकर कोशिश की। ये पैवलोव के कुत्ते वाले मशहूर एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अलग है, जहां सीखना निष्क्रिय यानी पैसिव था। उस कुत्ते ने घंटी की आवाज पर लार टपकाना अपने आप सीखा था। ये उसकी मर्जी से नहीं हो रहा था। और ये देखिए, स्कूल कॉलेज में भी तो यही 3 नियम काम करते हैं। तत्परता का मतलब है क्लास के लिए उत्सुक और तैयार होना। अभ्यास वो है होमवर्क के सवालों को बार बार हल करना। और प्रभाव, जब अच्छे नंबर या तारीफ मिलती है तो ये एक इनाम की तरह काम करता है और फिर और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। चलिए, अब एक छोटा सा सवाल, जरा सोचकर बताइए, अगर लीवर दबाने पर मानो को मछली के बजाय उसके ऊपर ठंडा पानी गिरता तो क्या वो दोबारा लीवर दबाती? हाँ या नहीं? सोचिए, जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्यों? क्योंकि प्रभाव का नियम यही तो कहता है, बुरे नतीजे वाले काम को कोई भी दोहराना नहीं चाहता। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि गलतियां करना फेलियर नहीं है। सच तो यह है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी हैं। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, कोशिश करो, गलती करो, उस गलती से सीखो और फिर जीतो। तो अगली बार जब कोई कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हो और उससे बार बार गलतियां हो रही हों, तो मानो और उसके पजल बॉक्स को जरूर याद कीजिएगा। क्योंकि सीखना कोई सीधी लकीर नहीं है, ये कोशिश करने, असफल होने और फिर से हिम्मत जुटाकर कोशिश करने का एक चक्र है, जो तब तक चलता है जब तक कि मंजिल तक पहुंचना। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी है कि आखिर हम सोचना सीखते कैसे हैं। ये कहानी है एक नन्हे वैज्ञानिक की जो अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। असल में यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पियाजे का पूरा काम घूमता है। मतलब ज्ञान की वो पहली ईंट आखिर रखी कैसे जाती है। चलिए आज इसी फैसिनेटिंग पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो पियाजे का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते जिनमें हम बस जानकारी भरते चले जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद अपनी समझ बनाते हैं, एक्टिव बिल्डर्स हैं। हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो लगातार खोजबीन करता है और अपनी दुनिया को खुद बनाता है। तो सवाल ये है कि इस नन्हे वैज्ञानिक के पास कौन से टूल्स होते हैं। पियाजे ने हमें कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जो समझिए सीखने की पूरी प्रक्रिया को पावर देते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी टूल है स्कीमा। इसे अपने दिमाग का एक फाइलिंग सिस्टम समझिए। जब भी कोई बच्चा कुछ नया सीखता है तो वो उसे अपने दिमाग में पहले से बने हुए एक मानसिक फोल्डर में यानी स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर है बिल्ली नाम का, जिसमें जानकारी है 4 पैर, 1 पूंछ और न्याऊ की आवाज। अब दिलचस्प बात यह है कि नई जानकारी फाइल होती कैसे है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। जब बच्चा एक कुत्ते को देखता है जिसके भी 4 पैर और 1 पूंछ है तो वो उसे बिल्ली कहकर पुराने फोल्डर में ही फिट करने की कोशिश करता है। पर जब उसे बताया जाता है कि अरे ये तो भौंकता है, म्याऊं नहीं करता, तब होता है समायोजन या अकोमोडेशन। मतलब वो समझता है कि पुरानी फाइल काम नहीं करेगी और दिमाग में कुत्ते का एक नया फोल्डर बना लेता है। और यही पूरी प्रक्रिया इक्विलिब्रेशन कहलाती है। ये हमारे सीखने का इंजन है। देखें, जब पुरानी समझ इक्विलिब्रियम किसी नई जानकारी से टकराती है तो एक कंफ्यूजन, एक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है।
और इसी कन्फ्यूजन को दूर करके वापस बैलेंस बनाने की जो कोशिश है ना, वही हमें सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करती है। पियाजे का मानना था कि ये जो सीखने का पूरा सफ़र है, ये 4 बड़े पड़ावों या कह लें कि 4 बड़े एडवेंचर से होकर गुजरता है, और हर पड़ाव पर सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। ये हैं वो 4 चरण, संवेदी गामक से शुरू होकर औपचारिक संक्रियात्मक तक का सफ़र। ये एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर कदम बच्चे की मानसिक क्षमताओं को एक नए लेवल पे ले जाता है। तो चलिए एक एक करके इन एडवेंचर्स पर निकलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों से, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर और अपने एक्शन से समझता है। उसके लिए सोचना मतलब करना है। और इस स्टेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपने कभी बच्चों के साथ पीकाबू खेला है? जब बच्चा हैरान होना बंद कर देता है और ये जान जाता है कि चेहरा बस चादर के पीछे छिपा है, तो समझ जाइए कि उसने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब उसके लिए आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड नहीं रहा। चलिए अब दूसरे एडवेंचर पर चलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ से भाषा और सिंबॉलिक सोच का जादू शुरू होता है। अब बच्चा चीज़ों को शब्दों और तस्वीरों के जरिए सोचना और समझना सीखता है। लेकिन इस उम्र की सोच बड़ी अनोखी होती है। बच्चे जीववाद दिखाते हैं, जैसे अपनी गुड़िया को सच में चोट लगने पर दुखी हो जाना। उनमें अहं केंद्रिता होती है। उन्हें लगता है कि जो वो देख रहे हैं वही पूरी दुनिया देख रही है। और उनकी सोच में अपरिवर्तनीयता होती है, मतलब वो किसी एक्शन को दिमागी तौर पर उल्टा नहीं कर सकते। अब आता है तीसरा पड़ाव, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहीं से तर्क और लॉजिक की असली शुरुआत होती है। बच्चा अब ठोस यानी असल दुनिया की घटनाओं के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। इस स्टेज की सबसे बड़ी सुपर पावर है संरक्षण या कॉन्जर्वेशन को समझना। सोचिए, अगर आप एक चौड़े गिलास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डालें, तो इस उम्र का बच्चा ये समझ जाएगा कि पानी उतना ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे एडवांस पड़ाव पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहां आकर सोच बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ हमारा नन्हा वैज्ञानिक पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब वो अमूर्त चिंतन कर सकता है, मतलब न्याय, आज़ादी, प्यार, इन सब आइडियाज़ के बारे में सोच सकता है। वो परिकल्पना बना सकता है और एक असली वैज्ञानिक की तरह सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि पियाजे का सिद्धांत ही अकेला नजरिया नहीं है। विकास को समझने के और भी नक्शे हैं, और उनमें से एक बहुत जरूरी नाम है वाइगॉत्स्की का। तो पियाजे और वाइगॉत्स्की में एक बुनियादी फर्क है। पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला वैज्ञानिक है जो खुद खोज करता है, मतलब बच्चे का विकास पहले होता है और फिर वो सीखता है। जबकि वाइगॉत्स्की के लिए सीखना एक सामाजिक काम है जो दूसरों की मदद से होता है। उनके हिसाब से सीखना पहले होता है और यही सीखने की प्रक्रिया बच्चे के विकास को आगे बढ़ाती है। तो इस पूरे सफर के बाद हमें क्या पता चला? पियाजे के सिद्धांत से हम कौन सी जरूरी बातें अपने साथ ले जा सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है, बच्चे सिर्फ जानकारी में हमसे कम नहीं होते, बल्कि उनका सोचने का तरीका ही हमसे बिल्कुल अलग होता है। वो दुनिया को एक अलग ही चश्मे से देखते हैं, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा काम बच्चों को सिर्फ जवाब रटाना नहीं, बल्कि उन्हें सवाल पूछने और खुद जवाब खोजने के लिए मौके देना है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सकें, गलतियां कर सकें और अपने अंदर के उस नन्हे वैज्ञानिक को बड़ा कर सकें। तो अगली बार जब कोई बच्चा खेलता हुआ या कोई अजीब सा सवाल पूछता दिखे, तो याद रखिएगा, एक महान वैज्ञानिक अपने काम में लगा है। और सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर उस नन्हे वैज्ञानिक को उसकी अगली बड़ी खोज करने में मदद कैसे कर सकते हैं। नमस्कार। तो सीटेट का एग्जाम बिल्कुल सर पर है और यकीनन बाल विकास में पूरे नंबर लाने हैं। इसके लिए लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस थ्योरी को इतने आसान तरीके से समझते हैं कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आ जाए वो छूटेगा नहीं। तो ये है लेव वाइगॉत्स्की, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एजुकेशन के बारे में हमारी पूरी सोच ही बदल दी। उनका एक सीधा सा फंडा था,
हमारा दिमाग कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसे बस ज्ञान से भरना है। नहीं, हमारा दिमाग हमारी समाज, हमारी संस्कृति और लोगों से हमारी बातचीत से बनता है। उनकी ये एक लाइन याद रखिएगा कि हम पहले सामाजिक होते हैं, बाद में व्यक्तिगत। यही उनकी पूरी थ्योरी की जड़ है। तो इनकी थ्योरी का नाम क्या है? इसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब जैसा नाम वैसा काम। ये थ्योरी कहती है कि सीखना कोई अकेले में बैठकर करने वाली चीज नहीं है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज और अपनी संस्कृति के साथ मिलकर ही सीखता है। अब आता है असली मजा। यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी के दो सबसे बड़े नामों पियाजे और वाइगोत्स्की में एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चे का दिमागी विकास पहले होता है और उसके बाद वो चीजें सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने आकर पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल उल्टा, सीखना ही विकास को आगे धकेलता है। ये एक बहुत बड़ा आइडिया था जिसने पूरी दुनिया में एजुकेशन को देखने का नजरिया बदल दिया। अच्छा, अब जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं उस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये CTET का फेवरेट टॉपिक है। ये है वाइगोत्स्की का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ZPD। आप इसे सीखने का मैजिक जोन या स्वीट स्पॉट भी कह सकते हैं। चलिए इस तस्वीर को देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, ये वो काम है जो बच्चा खुद से बिना किसी की मदद के कर सकता है। मान लीजिए 2 और 2 को जोड़ना। और ये जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, ये वो काम है जो वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मदद दे दो, जैसे कि अलजेब्रा। पर इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, यही है ZPD। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां बच्चा थोड़ी सी मदद से कुछ नया सीख सकता है, जैसे कि गुणा करना। एक टीचर का असली काम इसी ZPD में होता है। ठीक है, तो ZPD में बच्चा सीखेगा, पर मदद से। सवाल ये है कि ये मदद करेगा कौन और करेगा कैसे? इसके जवाब के लिए वाइगोत्स्की ने हमें 2 और जबरदस्त टूल दिए हैं, MKO और स्कैफोल्डिंग। MKO सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी इंसान या आज के ज़माने में कोई मशीन भी जिसे बच्चे से उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता हो। ये कोई टीचर हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, बड़ा भाई बहन, या उसका कोई दोस्त भी हो सकता है। MKO का काम बस इतना है कि वो बच्चे को ZPD के अंदर सीखने में हेल्प करे। तो ये MKO मदद करता कैसे है? वो करता है स्कैफोल्डिंग के जरिए। ये स्कैफोल्डिंग शब्द बिल्डिंग बनाने से आया है। जैसे एक इमारत बनाने के लिए मचान लगाया जाता है और काम पूरा होते ही उसे हटा लेते हैं, है ना? बस सीखने में भी यही होता है। स्कैफोल्डिंग वो टेम्पररी हेल्प है, वो इशारे, वो छोटे छोटे हिंट्स हैं जो MKO बच्चे को देता है। और जैसे ही बच्चा सीखने लगता है, ये मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब जवाब बताना नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाना है। चलिए अब एक छोटा सा सवाल। CTET में बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ सकता है। एक टीचर बच्चे को एक पजल सॉल्व करने के लिए इशारे दे रही है, उसे छोटे छोटे क्लू दे रही है, पर पजल खुद सॉल्व नहीं कर रही। तो ये टीचर क्या कर रही है? क्या ये ZPD है, MKO है या स्कैफोल्डिंग है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये स्कैफोल्डिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, ये सब तो ठीक है, पर वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखने का जो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल औजार है, वो क्या है? वो है भाषा, लैंग्वेज। इस इमेज को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सोच और उसकी भाषा 2 अलग-अलग पटरियों पर चलती हैं। लेकिन करीब 3 साल की उम्र के आसपास ये दोनों पटरियां मिल जाती हैं और यहीं से शुरू होता है मौखिक विचार, यानी वर्बल थॉट। अब बच्चा शब्दों में सोचने लगता है और अपनी सोच को शब्दों में बयां करने लगता है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, खेलते खेलते खुद से ही बातें करते हैं। नहीं नहीं, ये वाला ब्लॉक यहाँ नहीं, वहां लगेगा। हमें लगता है बच्चा बस यूं ही बोल रहा है, पर वाइगोत्स्की कहते हैं रुको, ये बहुत जरूरी चीज है। इसे वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच या निजी वाक। बच्चा असल में खुद से बात करके खुद को गाइड कर रहा है, अपनी सोच को डायरेक्शन दे रहा है। ये खुद को कंट्रोल करने यानी सेल्फ रेगुलेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने ZPD, MKO, भाषा, इन सब की बात कर ली, पर ये सब जुड़कर एक बच्चे के दिमाग में कैसे फिट होते हैं? चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं।
वाइगॉट्स्की एक मास्टर रूल देते हैं जो इन सबको एक साथ बांध देता है। वो कहते हैं कोई भी स्किल बच्चा 2 बार सीखता है। पहली बार लोगों के बीच में, यानी सामाजिक स्तर पर, इसे कहते हैं इंटरसाइकोलॉजिकल, और फिर दूसरी बार वही स्किल बच्चे के दिमाग के अंदर चली जाती है, वो उसे खुद करने लगता है, इसे कहते हैं इंट्रासाइकोलॉजिकल। इसी बाहर से अंदर जाने के प्रोसेस को आंतरिकरण या इंटरनलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो ज्ञान पहले समाज का था अब वो बच्चे का अपना हो गया। एग्जाम अलर्ट! अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीटेट का हॉट टॉपिक है। सवाल यहाँ से बनता ही बनता है, वाइगोत्स्की बनाम पियाजे। चलिए इन दोनों के विचारों को फटाफट कंपेयर करते हैं। पियाजे के लिए बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक जो अकेले खोज करता है। वाइगोत्स्की के लिए एक सामाजिक शिक्षार्थी जो दूसरों से सीखता है। सबसे बड़ा झगड़ा, पियाजे ने कहा विकास पहले, सीखना बाद में। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, सीखना ही विकास का इंजन है। प्राइवेट स्पीच, पियाजे के लिए ये बचपना है, वाइगोत्स्की के लिए ये दिमाग का एक पावरफुल टूल है। और आखिर में संस्कृति, पियाजे ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, पर वाइगोत्स्की के लिए संस्कृति ही सब कुछ है। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी पढ़ ली, पर इसका क्लासरूम में क्या काम? एक टीचर के तौर पर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज जो हम क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, बच्चों को साथ मिलकर पढ़ने को कहते हैं, ये सब कहाँ से आया? ये सब वाइगोत्स्की की ही देन है। उनकी थ्योरी हमें बताती है कि टीचर का काम सिर्फ बोर्ड पर लेक्चर देना नहीं है। टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है, जिसका काम है बच्चों के लिए सीखने का सही माहौल बनाना और ज़रूरत पड़ने पर सही स्कैफोल्डिंग देना। और एक और बात, दिव्यांगता को लेकर भी वाइगोत्स्की अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने कहा कि हमें बच्चे की कमी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि उसकी क्षमता पर करना है। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो उसे सीखने के लिए सही टूल्स और मौके नहीं दे पा रहा। और आखिर में वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी का निचोड़ उनकी इस एक लाइन में है, हम दूसरों के माध्यम से ही स्वयं बन पाते हैं। मतलब हम जो कुछ भी बनते हैं वो दूसरों के जरिए ही बनते हैं। तो याद रखिए, सीखना अकेले का सफर नहीं, एक सामाजिक यात्रा है। इस एक विचार को पकड़कर चलिए और सीटेट में वाइगोत्स्की का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भावी शिक्षकों, सीटेट, यूपी टेट और केवीएस की तैयारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को एक मजेदार खेल की तरह समझने वाले हैं। तो क्या आप सब पहले लेवल के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकृति प्रेम संस्थान यूट्यूब चैनल से आपकी टीचर हूँ। देखिए, आज हम सब मिलकर बीएफ स्किनर के सिद्धांत को एकदम आसान बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, प्रकृति मैम की लाइव क्लासेस सीडीपी की दोपहर 1 बजे और हिंदी की शाम 4:30 बजे होती हैं, तो उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत, वो एक खेल की तरह होने वाला है। ये हैं हमारे आज के गेम के सारे लेवल्स। सबसे पहले हम स्किनर से मिलेंगे, फिर खेल के नियम सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे हम अपने क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहला लेवल शुरू किया जाए। लेवल 1। चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेम मास्टर से, यानी बीएफ स्किनर से, जिन्होंने सीखने के ये सारे नियम बनाए हैं। तो ये है हमारे गेम मास्टर बर्ल्स फ्रेडरिक स्किनर। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और कट्टर व्यवहारवादी थे। इनका एक गोल्डन रूल था कि हम अपने कामों के नतीजों से सीखते हैं। इनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बात, इनका जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जब हम गेम मास्टर को जान गए हैं, तो चलिए अब खेल के जो मुख्य नियम हैं उन्हें समझते हैं स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो ये है हमारा गेमिंग कंसोल, द स्किनर बॉक्स। अच्छा, इस खेल में जो प्लेयर है वो है एक भूखा चूहा और उसका मिशन है इस लीवर को दबाना। तो जब वो लीवर दबाता है यानी एक्शन करता है, तो उसे इनाम यानी रिवॉर्ड में खाना मिलता है। इस बॉक्स में एक खतरा भी है, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड। अब देखिए खेल कैसे चलता है। चूहा बॉक्स में इधर उधर घूम रहा है, गलती से उससे लीवर दब जाता है और खट से उसे खाना मिल जाता है। बस चूहा तुरंत समझ गया कि अरे, लीवर दबाने से इनाम मिलता है, और वो बार बार यही करने लगा। यही तो है सीखने का मूल मंत्र। अब आते हैं खेल के सबसे जरूरी नियमों पर। व्यवहार को बढ़ाने के लिए होते हैं पावर अप्स, जिन्हें हम कहते हैं पुनर्बलन, और व्यवहार को घटाने के लिए होता है गेम ओवर यानी दंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं।
क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आखिर फर्क क्या है? देखिए, याद रखिएगा, पावलोव का जो कुत्ता था वो पैसिव था, मतलब निष्क्रिय। घंटी बजने पर उसकी लार अपने आप आती थी। ये एक अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी क्रिया थी। लेकिन स्किनर का चूहा एक्टिव है, सक्रिय है। वो अपनी मर्जी से यानी वॉलेंटरीली लीवर दबाता है ताकि उसे इनाम मिले। यही एग्जाम का सबसे बड़ा पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा। तो चलिए पावर अप्स यानी पुनर्बलन को समझते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, व्यवहार को बढ़ाना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ अच्छा देते हैं, जैसे बच्चे के होमवर्क करने पर उसे चॉकलेट देना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ बुरा हटा लेते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाने पर कार की जो बीप बीप की आवाज है उसका बंद हो जाना। अब इस चेतावनी पर जरूर ध्यान दीजिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा नहीं है, ये एक तरह की राहत है जिससे व्यवहार बढ़ता है। अब आते हैं गेम ओवर यानी दंड पर। इसका मकसद है व्यवहार को कम करना। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ बुरा जोड़ते हैं, जैसे क्लास में शोर मचाने पर डांट पड़ना। और नेगेटिव पनिशमेंट में हम कुछ अच्छा छीन लेते हैं, जैसे शरारत करने पर बच्चे से उसका खिलौना या फोन ले लेना। लेकिन स्किनर का एक जरूरी नोट याद रखिएगा, सजा से व्यवहार सुधरता नहीं है, बस कुछ समय के लिए दब जाता है। सिखाने के लिए पुनर्बलन हमेशा बेहतर होता है। चलिए, इस चीट शीट से इसे हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप कुछ अच्छा देते हैं, जैसे तारीफ, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और इससे व्यवहार बढ़ेगा। और अगर आप कुछ बुरा हटाते हैं, जैसे डांट का डर, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और इससे व्यवहार फिर भी बढ़ेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ बुरा जोड़ना, जैसे डांटना, वो है पॉजिटिव पनिशमेंट जो व्यवहार को घटाएगा। और कुछ अच्छा छीन लेना, जैसे खेलने का समय, वो है नेगेटिव पनिशमेंट जो व्यवहार को कम करेगा। है ना आसान? चलिए, अब आप सबके लिए एक छोटा सा गेम। सोचिए, एक टीचर कहती हैं, अगर तुम लोग अभी अपना क्लास वर्क पूरा कर लोगे तो आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। ये किसका उदाहरण है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ एक बुरी या नापसंद की जाने वाली चीज यानी होमवर्क को हटा दिया गया। और मकसद क्या था? क्लास वर्क पूरा करने के व्यवहार को बढ़ाना। याद है ना, जब कुछ बुरा हटता है और व्यवहार बढ़ता है तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। बहुत बढ़िया, आप सब बेसिक नियम तो सीख चुके हैं। तो चलिए अब कुछ एडवांस लेवल अप रणनीतियों की ओर बढ़ते हैं, जिनसे हम और भी मुश्किल व्यवहार सिखा सकते हैं। हमारी पहली एडवांस स्ट्रैटेजी है शेपिंग, जिसे आकृतिकरण भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। जैसे मान लीजिए बच्चे को क लिखना सिखाना है, तो पहले सिर्फ पेन पकड़ने पर तारीफ करें, फिर एक लकीर खींचने पर तारीफ करें और आखिर में जब वो पूरा कर लिख ले तब उसे इनाम दें। मतलब हर छोटे कदम पर इनाम दिया जाता है। इसका टेक्निकल नाम है सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन। देखिए, सीखने में टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं पुनर्बलन की अनुसूचियां। एक होती है कंटिन्यूस, मतलब हर बार सही काम पर इनाम देना। इससे बच्चा जल्दी सीखता है पर उतनी ही जल्दी भूल भी जाता है। और एक होती है पार्शियल, यानी कभी कभी इनाम देना। इसमें सबसे शक्तिशाली है वेरिएबल रेशियो यानी चरानुपात। इसमें पता नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे जुए या वीडियो गेम्स में होता है। और इसी वजह से खिलाड़ी बार बार खेलता रहता है और ये व्यवहार सबसे लंबे समय तक टिकता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। एक भावी शिक्षक होने के नाते आप इन सभी सिद्धांतों को अपने क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये रहे आप सबके लिए कुछ खास टिप्स। पहला, मोटिवेशन। बच्चे के अच्छे काम पर तुरंत फीडबैक या तारीफ करें, इंतजार मत कीजिए। दूसरा, टोकन इकोनॉमी। अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों को पॉइंट्स या स्टार्स दीजिए, जिन्हें वे बाद में किसी बड़े इनाम के लिए बदल सकें। तीसरा, एक्सटिंक्शन या विलोपन। अगर कोई बच्चा सिर्फ ध्यान खींचने के लिए रो रहा है तो उसे नजरअंदाज करें। और सबसे जरूरी, अवॉइड पनिशमेंट। दंड से केवल डर पैदा होता है, सीखना नहीं होता। स्किनर ने शिक्षा में मशीनों के इस्तेमाल की भी बात की थी, जिसे प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। किसी भी विषय को छोटे छोटे फ्रेम्स में बांटा जाता है, बच्चा जवाब देता है, उसे तुरंत सही या गलत का फीडबैक मिलता है और बच्चा अपनी रफ्तार यानी सेल्फ पेसिंग से सीखता है।
आज के जितने भी एजुकेशनल ऐप्स हैं वे सब इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर सिद्धांत की तरह इस खेल में भी कुछ बग्स या आलोचनाएं हैं। आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत इंसान को एक मशीन की तरह समझता है जिसके पास अपनी मर्जी यानी फ्री विल नहीं है। ये डर, खुशी जैसी भावनाओं यानी इमोशंस की भी अनदेखी करता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है कि स्किनर ने अपनी बेटी को बॉक्स में रखा था। ये बिल्कुल गलत है। वो एक एयर क्रिब था जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक एसी पालना था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। बहुत अच्छे, आप सब ने लगभग सभी लेवल्स पूरे कर लिए हैं। अब हमारा आखिरी मिशन, एक फाइनल रिव्यू, ताकि परीक्षा के लिए सभी जरूरी शब्द आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। आइए इन शब्दों को जल्दी से दोहराते हैं। स्किनर के थ्योरी को आरएस टाइप थ्योरी कहते हैं। मतलब पहले रिस्पॉन्स होता है जैसे लीवर दबाना, फिर स्टिमुलस मिलता है जैसे भोजन, जो पावलोव की एसआर थ्योरी से ठीक उल्टा है। ऑपरेंट का मतलब है अपनी मर्जी से किया गया व्यवहार। रीइंफोर्सर वो है जो व्यवहार को बढ़ाता है। एक्सटिंक्शन तब होता है जब इनाम मिलना बंद हो जाता है और व्यवहार भी खत्म हो जाता है। और शेपिंग, जैसा कि हमने देखा, व्यवहार को सही रूप देना है। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो। आप सब ने स्किनर का लेवल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और आपके लिए आखिरी और सबसे जरूरी टिप, एक अच्छे शिक्षक बने। सजा का इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चों के अच्छे कामों के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पुनर्बलन दें। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम गोता लगाएंगे जेरोम ब्रूनर की सोच की दुनिया में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर सीखता कैसे है। यकीन मानिए, ये जानना कि हम कैसे सीखते हैं अपने आप में एक कमाल का एहसास है। कभी ये ख्याल आया है कि एक छोटा सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझता होगा? और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सोचने समझने का तरीका इतना बदल कैसे जाता है? ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे ताकि ब्रूनर के विचारों की एक पूरी और साफ तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूनर के सबसे बुनियादी और ज़रूरी सिद्धांत की। उनका कहना था कि हम किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में 3 अलग-अलग तरीकों से रखते हैं और उसे समझते हैं। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह सोचिए। हम एक एक करके हर मंजिल पर चढ़ेंगे। पहली मंजिल है करके सीखना, फिर दूसरी है देखकर सीखना और सबसे ऊपर की मंजिल है संकेतों या भाषा के जरिए सीखना। तो सबसे पहली मंजिल यानी इनएक्टिव मोड, ये सीखने का सबसे पहला और बुनियादी तरीका है। ये तब शुरू होता है जब हम पैदा होते हैं। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। वो हर चीज को छूकर, हिलाकर या मुंह में डालकर ही समझता है। मतलब शब्दों से पहले एक्शन से सीखना। इस स्टेज का एक सीधा साधा मंत्र है, बोलने से ज्यादा करना मायने रखता है। बच्चा खिलौने के साथ खेलकर सीखता है, उसे छूकर महसूस करता है। जैसे हाथ हिलाकर बाय बाय करना सीखना, ये भी तो इनएक्टिव लर्निंग ही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है साइकिल चलाना। एक बार हम सीख जाते हैं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे शरीर को खुद ब खुद याद रहता है कि पेडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे बनाना है। यही तो है मसल मेमोरी और यही है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम अपनी सीखने की इमारत की दूसरी मंजिल पर चलते हैं, जिसका नाम है आइकॉनिक मोड। अब यहाँ से दिमाग में तस्वीरें बनने का खेल शुरू होता है। इस मंजिल का मंत्र भी बड़ा कमाल का है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इस उम्र में अगर किसी बच्चे से शेर के बारे में बात की जाए तो उसके दिमाग में शेर की एक तस्वीर बनती है, ना कि श ए र ये अक्षर। ये सब दिमाग में तस्वीर बनाने का खेल है, रट्टा मारने का नहीं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई अपने घर के मेन गेट के बारे में सोचे तो क्या दिमाग में उसकी एक तस्वीर नहीं आ जाती? बस यही है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। और अब हम अपनी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए हैं, सिंबॉलिक मोड। ये सीखने का सबसे एडवांस्ड तरीका है जहां हम भाषा, निशान और संकेतों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। यहाँ का मंत्र है कोड ब्रेकर, यानी संकेतों की भाषा को समझना। अब हम कुत्ता शब्द का मतलब समझते हैं, जो कि सिर्फ एक प्रतीक है, असली कुत्ता नहीं।
ये स्टेज हमें E=mc² जैसे मुश्किल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने की ताकत देता है। ये लॉजिकल सोच के लिए एक तरह का सुपर पावर अप है। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। सोचिए जरा, ये 3 काम कौन से मोड में आएंगे? जूते के फीते बांधना, सड़क का कोई निशान और लिखा हुआ शब्द खतरा। सोचा? ठीक है, तो जवाब है पहला वाला है इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक। तो अब जब हम ये तीनों तरीके समझ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक टीचर क्लासरूम में इस जानकारी का इस्तेमाल बच्चों को बेहतर सिखाने के लिए कैसे कर सकता है। ब्रूनर की ये एक बात बहुत ही शक्तिशाली है और उम्मीद जगाती है। उनका मानना था कि कोई भी विषय कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे किसी भी उम्र के बच्चे को सिखाया जा सकता है। बस सिखाने का तरीका सही होना चाहिए। और यही सोच उनकी सबसे मशहूर टीचिंग मेथड की नींव है। और वो तरीका है स्पाइरल करिकुलम। इसका आइडिया ये है कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाया जाए, लेकिन हर बार थोड़ी और गहराई और मुश्किल के साथ। शुरुआत आसान और एक्शन बेस्ड तरीकों से होती है और फिर धीरे धीरे उसी टॉपिक को और ज्यादा सिंबॉलिक लेवल पर ले जाया जाता है। ब्रूनर का एक और जबरदस्त आइडिया है डिस्कवरी लर्निंग। इसमें टीचर का रोल बदल जाता है। वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि एक गाइड बन जाता है जो बच्चों को खुद से जवाब ढूंढने में मदद करता है। इससे बच्चे एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। अब सीखने के एक और मजेदार पहलू की बात करते हैं, सोशल इंटरैक्शन। क्या हमारे दोस्त भी हमारे टीचर हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। पर इसमें एक ट्विस्ट है। हर तरह की ग्रुप स्टडी फायदेमंद नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका है एक्सप्लोरेटरी टॉक, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तर्क करते हैं और मिलजुल कर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ब्रूनर और एक और महान विचारक वाइगॉत्स्की के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये वेन डायग्राम देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि दोनों की सोच में कितनी समानताएं थीं। दोनों ही समाज, भाषा और स्कैफोल्डिंग के महत्व को समझते थे। स्कैफोल्डिंग वो पॉइंट था जहां दोनों की सोच मिलती थी। तो फर्क क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। वाइगॉत्स्की का ZPD वो गैप है जो एक स्टूडेंट अकेले और किसी की मदद से कर पाने के बीच होता है, और ब्रूनर का स्कैफोल्डिंग उस गैप को भरने वाला पुल है, यानी वो मदद जो टीचर देता है। तो स्कैफोल्डिंग वो टेक्निक है जो किसी भी लर्नर को अपना ZPD पार करने में मदद करती है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक प्रैक्टिकल टीचर्स टूल किट की तरह समेट लेते हैं, जिसे कोई भी अपने काम में ला सकता है। तो इस टूल किट में क्या क्या है? पहला, सिखाते समय एक्शन, इमेज और सिंबल्स तीनों का इस्तेमाल करें। दूसरा, एक ही टॉपिक को बार बार और ज्यादा गहराई से पढ़ाएं। तीसरा, स्टूडेंट्स को तब तक सहारा दें जब तक उन्हें जरूरत है। चौथा, उन्हें सीधे जवाब न देकर खुद खोजने का मौका दें। और आखिरी, क्लास में हेल्दी और खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दें। और अंत में बस इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है कि पढ़ाना सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, ये एक कला है और हर टीचर इसका एक कलाकार है। इन सभी बातों को उस कला को और निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।